गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पवन पांडे। आज लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों को क्लास 9 का सिलेबस बताना चाहता हूं। नोट कर लेंगे इसे ध्यान से। सिलेबस है जो कि हम लोगों का 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 4 यूनिट्स और 2 टर्मिनल, यूनिट 1, यूनिट 2, उसके बाद टर्मिनल 1, देन यूनिट 3, यूनिट 4 एंड फाइनली टर्मिनल 2 यानी फाइनल एग्जाम। आते हैं सिलेबस में से अपने लेसन्स को लिख लेते हैं। मैथमेटिक्स का लेसन क्या है? यूनिट 1। यूनिट 1 के लिए अपना सिलेबस होगा लेसन 1 जो कि है नंबर सिस्टम। सेकंड लेसन 5 जो कि है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। एंड लेसन 6 जो कि है लाइन्स एंड एंगल्स। ओके। और यूनिट 2 में अपना लेसन 7 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। इसके साथ साथ लेसन 12 जो कि है हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके। और टर्मिनल 1 टर्म 1 के लिए अपना पोर्शन होगा सेकंड लेसन जो कि है पॉलिनोमियल। और सेकंड टॉपिक होगी थर्ड लेसन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके। और यूनिट 3 के लिए अपना पोर्शन हो जाएगा लेसन 4 जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके साथ साथ लेसन नंबर 8 जो है क्वाड्रिलेटरल्स। और फाइनली 13 नंबर लेसन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके। यूनिट 4 में आ जाएगा अपना चैप्टर 9 जिसका नाम है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। इसके साथ साथ 14 जो होगा स्टैटिस्टिक्स। और लास्ट होगा अपना 15 नंबर लेसन यूनिट 4 में ही प्रोबेबिलिटी। ओके। और टर्म 2 जिसे कि फाइनल एग्जाम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसमें आएगा लेसन नंबर 10
सर्कल्स और लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट लेसन कंस्ट्रक्शन। ओके, यहाँ एक बार ध्यान दीजिएगा, आपका जो यूनिट 1 का एग्जाम होने वाला होगा वो केवल और केवल यूनिट 1 के पोर्शन आएंगे। यूनिट 2 के एग्जाम में भी केवल और केवल यूनिट 2 के पोर्शन ही आएंगे। लेकिन जैसे ही आपका टर्म 1 आएगा, उस टर्म 1 के एग्जाम में यूनिट 1, यूनिट 2 और टर्म 1 ये तीनों के तीनों पोर्शन होंगे। यहाँ पढ़ने के लिए आपको केवल टर्म 1 के पोर्शन को ही, जो कि आपका पॉलिनोमियल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वो पढ़ने के लिए बचेगा। लेकिन आपको रिवाइज पूरा यूनिट 1, यूनिट 2 और टर्म 1 का सिलेबस को करना पड़ेगा। साथ ही साथ यूनिट 3 में केवल और केवल यूनिट 3 के पोर्शन आएंगे। यूनिट 4 में यूनिट 4 के ही पोर्शन आएंगे। लेकिन जैसे ही फाइनल एग्जाम आएगी तो उस केस में यूनिट 1, यूनिट 2, टर्म 1, यूनिट 3 और यूनिट 4 के साथ साथ टर्म 2 का पूरा सिलेबस आपके साथ आ जाएगा, जो कि फाइनल एग्जाम होगी। ओके, आते हैं हम अपने आज की क्लास में, जिसमें कि आपका एक 5.1 लेसन का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। जो क्वेश्चन कह रहा है हमें कि why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom? यूक्लिड्स के एक्सियम के जो लिस्ट में एक्सियम नंबर 5 है, कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। इसे हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि पूरे दुनिया में, पूरी संसार में इसे सच्चाई के रूप में माना गया है। इसे ऐसा क्यों कहा जाता है? और नोट में एक स्पेशल बात कही गई है कि यह पोस्टुलेट नहीं है। एक्सियम का जो बात कहा जा रहा है वो केवल और केवल एक्सियम है, यूक्लिड्स का एक्सियम है, एक्सियम है। यूक्लिड्स का पोस्टुलेट 5 नहीं है, यूक्लिड्स का एक्सियम 5 है। तो इसे क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है, इसके बारे में सोचेंगे। क्या एक्सियम 5 आपको याद है? एक्सियम 5 था द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि पूरा का पूरा कोई भी चीज उसके टुकड़े से बड़ा होता है। ये तो सच्चाई है। अब चाहे इसके लिए हम एक एप्पल का ही एग्जांपल आपको लेते हैं। सपोज ये एक एप्पल है जिसे हम एक होल कहते हैं। इस एप्पल को यदि हम कट कर देते हैं तो 2 भागों में ये एप्पल बच गया। पूरा जो होल था, पूरा जो एप्पल था, उसकी तुलना अब हम इस हाफ यानी पार्ट से, उस होल के पार्ट से तुलना करें तो आप खुद ही जज करें, पूरा का पूरा सेव ज्यादा बड़ा या आधा टुकड़ा ज्यादा से सेव बड़ा? क्लियरली होल वाला ज्यादा बड़ा है। इसको आप चाहे किसी भी केस में करके देख लें। यदि होल यानी आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक रस्सी ले ली हमने, ये रस्सी यदि 10 मीटर लंबी है तो ये होल रस्सी है। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, इसका टुकड़ा कर देते हैं। सपोज हम लोगों ने ए से लेकर सी तक एक पॉइंट कट कर दिया, तो यह ए सी 8 मीटर है। आप खुद जज करें, 10 मीटर ज्यादा बड़ी है या 8 मीटर ज्यादा बड़ी है? 10 मीटर जो कि रस्सी की पूरी लंबाई थी, होल थी, उसका टुकड़ा बच गया हमारे पास में 8 मीटर। कौन बड़ा, 10 मीटर होल या पार्ट? 8 मीटर एसी। क्लियरली इसी कारण से हम लोग यूक्लिड साहब के 5th एक्सियम को यूनिवर्सल ट्रूथ के नाम से भी जानते हैं। ओके, हमने पिछले एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि यूक्लिड साहब के 5th एक्सियम को यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहते हैं। क्लियर? ये हमारा 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग पोस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने 5th एक्सियम के बारे में बात किया था, यहाँ पर 5th पोस्टुलेट्स के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, 5th एक्सियम, 5th पोस्टुलेट्स दोनों के दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप मिक्स अप ना कर दीजिएगा, एक्सियम को याद रखिएगा अलग, पोस्टुलेट्स को अलग तरीके से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हमारे सामने में आ रहा है, हाउ वुड यू रीराइट Euclid's 5th postulate so that it would be easier to understand। मतलब यह है कि यूक्लिड साहब के 5 पोस्टुलेट्स को आप किस तरीके से लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे कि यह खुद आपको समझने में आसानी हो। क्या था 5th पोस्टुलेट्स, याद है? हम लोगों ने पढ़ा था 5 पोस्टुलेट्स में, यदि कोई एक लाइन
किसी दो लाइन पर आकर ट्रांसवर्स करती है, गिरती है, तो इस एक लाइन के द्वारा यानी ट्रांसवर्सल के द्वारा किसी एक साइड में जो इंटीरियर एंगल बन रहा है वो इंटीरियर एंगल यदि टू राइट एंगल से कम होते हैं तो उसी साइड में उन दोनों लाइंस को और आगे बढ़ाने पर ये दोनों लाइन आगे जाकर कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। क्लियरली उसके अपोजिट डायरेक्शन में जिधर की टू राइट एंगल से ज्यादा का इंटीरियर एंगल बनेगा, यदि उस साइड के लाइंस को हम बढ़ाते चले तो देखते हैं कि वो अपने से दूर होती चली जाती है, भागती चली जाती है। ओके, इसी को कहा जा रहा है कि हम अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे। ओके, यहां आंसर आ रहा है टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। क्लियरली यदि कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, यदि कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइन है अलग अलग, वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल कभी नहीं हो सकती हैं। ओके, चलिए आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारे यूक्लिड्स ज्योमेट्री का लास्ट क्वेश्चन है 5.2 एक्सरसाइज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एक्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। क्या यूक्लिड साहब का जो पांचवा पोस्टुलेट था वो पैरेलल लाइन के बारे में कुछ बताता है? एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसी में दो क्वेश्चन है। एक तो क्या ये यूक्लिड साहब का पांचवा पोस्टुलेट पैरेलल लाइन के बारे में कुछ बताता है, तो उसके लिए आंसर है यस। यूक्लिड साहब का पांचवा पोस्टुलेट जो है वो पैरेलल लाइन के बारे में ही बताता है हमें। कैसे, यह एक्सप्लेन करके देखते हैं। यूक्लिड साहब के फिफ्थ पोस्टुलेट्स में हम लोगों ने देखा था, वहां कहा गया है कि कोई एक ट्रांसवर्सल जिसका नाम ए बी रख देते हैं, ये किसी दो लाइन पर, सपोज इन दोनों लाइन के नाम हो गए सी डी एंड ई एफ, कुछ इस तरीके से आकर ट्रांसवर्स करती है कि इस ट्रांसवर्सल के किसी एक साइड में, हमारे राइट साइड में जहां ये एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम हम लोग कुछ दे देते हैं डी पी बी एंड डी पी बी, एंड दूसरे एंगल का नाम दे देते हैं एफ के ए। ये दोनों एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। यदि इन दोनों एंगल्स का सम, दो राइट एंगल यानी 180 डिग्री से कम होता है, तो किसी साइड के लाइंस को और यदि हम आगे की तरफ बढ़ाते जाए तो ये लाइन किसी एक पॉइंट पर आगे जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मिल जाएंगे। लेकिन क्या होगा जब दूसरी तरफ वाली लाइंस को हम आगे बढ़ाएं, इधर इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होने के कारण ये दोनों लाइन आपस में मिलेंगी नहीं, जो कि दूर भागती चली जाएंगी। ये दो केसेस हो गए। लेकिन उस केस में क्या होगा, जब ये दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू एग्जैक्ट टू राइट एंगल्स हो, यानी 180 डिग्री के बराबर हो, तो उस केस में क्या ये लाइंस आगे जाके कहीं एक दूसरे से मिलेंगी? क्लियरली नॉट मिले। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूक्लिड साहब का फिफ्थ पोस्टुलेट हमें पैरेलल लाइन के बारे में ही बताता है। क्लियर है? और इस लेक्चर के साथ ही हमारा अपना यूक्लिड्स ज्योमेट्री का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे लेसन 6, जो कि हमारा है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है? ओके।